वेलकम टू द जनरल नॉलेज। आज हम बात करेंगे चार्ली चैंपियन के बायोग्राफी के बारे में। पहले बात करेंगे उनके बचपन के बारे में। बचपन। चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता एक बहुमुखी गायक और अभिनेता थे और उनकी मां, जिन्हें लिली हार्ले के मंच नाम से जाना जाता था, एक आकर्षक अभिनेत्री और गायिका थी, जिन्होंने लाइट ओपेरा के क्षेत्र में अपने काम के लिए ख्याति प्राप्त की। चार्ली को 10 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही अपने संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ा, क्योंकि उसके पिता की असमय मृत्यु और उसके बाद उसकी मां की बीमारी के कारण चार्ली और उसके भाई सिडनी को अपना खर्च स्वयं उठाना पड़ा। अपने माता पिता से विरासत में मिली स्वाभाविक प्रतिभा के कारण इन युवाओं ने मंच को करियर के लिए एक बेहतरीन अवसर के रूप में अपनाया। चार्ली ने द 8 लंकाशायर लैड्स नामक एक किशोर समूह के सदस्य के रूप में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की और एक उत्कृष्ट टैप डांसर के रूप में तेजी से लोकप्रियता हासिल की। अपने करियर की शुरुआत लगभग 12 साल की उम्र में उन्हें पहली बार एक प्रतिष्ठित स्टेज शो में अभिनय करने का मौका मिला और उन्होंने शर्लॉक होम्स के विभिन्न प्रस्तुतियों में पहले H.A. सेंसबरी और फिर विलियम जिलेट के सहायक कलाकार के रूप में बिली नामक पेज बॉय की भूमिका निभाई। इस काम के बाद चार्ली ने वाडेविल में एक हास्य कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया, जो अंततः उन्हें 1910 में फ्रेड कार्नो कंपनी के साथ एक प्रमुख कलाकार के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका ले गया। उन्होंने अमेरिकी दर्शकों के बीच तुरंत लोकप्रियता हासिल कर ली, खासकर ए नाइट इन एन इंग्लिश म्यूजिक हॉल नामक एक स्केच में उनके चरित्र चित्रण से। जब फ्रेड कार्नो मंडली 1912 की शरद ऋतु में एक बार फिर दौरे के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका लौटी, तो चैपलिन को एक मोशन पिक्चर अनुबंध की पेशकश की गई। नवंबर 1913 में अपनी वाडेविल प्रतिबद्धताओं की समाप्ति पर वे अंततः कैमरों के सामने आने के लिए तैयार हुए और सिनेमा जगत में उनका प्रवेश उसी महीने हुआ जब वे मैक सेनेट और कीस्टोन फिल्म कंपनी में शामिल हो गए। उनका शुरुआती वेतन $150 प्रति सप्ताह था, लेकिन रातों रात पर्दे पर मिली उनकी सफलता ने अन्य निर्माताओं को उनकी सेवाओं के लिए बातचीत शुरू करने के लिए प्रेरित किया। वेनिस में किड ऑटो रेस 1914 पहली फिल्म जिसमें चैपलिन ने ट्रैम्प पोशाक पहनी थी। सेनेट के साथ अपने अनुबंध की समाप्ति पर चैपलिन एसन कंपनी 1915 में बड़ी बढ़ोतरी के साथ शामिल हो गए। उस समय सिडनी चैपलिन इंग्लैंड से आए थे और उन्होंने कीस्टोन में अपने भाई की जगह प्रमुख हास्य कलाकार के रूप में काम किया था। अगले साल चार्ली की मांग और भी बढ़ गई और उन्होंने म्यूचुअल फिल्म कॉर्पोरेशन के साथ 12 दो रील कॉमेडी फिल्में बनाने के लिए काफी बड़ी रकम पर अनुबंध किया। इनमें द फ्लोर वॉकर, द फायरमैन, द वैगबॉन्ड, 1M, एक ऐसा प्रोडक्शन जिसमें शुरुआती दृश्य में एक कैब ड्राइवर के प्रवेश को छोड़कर पूरे 2 रीलों में वह अकेले किरदार थे, द काउंट, द पॉन शॉप, बिहाइंड द स्क्रीन, द रिंग, EZ स्ट्रीट, जिसे उस समय तक का उनका सबसे बड़ा प्रोडक्शन माना जाता है, द कंस्ट्रक्शन, द इमिग्रेंट और द एडवेंचरर शामिल है। स्वतंत्रता प्राप्त करना 1917 में जब म्यूचुअल के साथ उनका अनुबंध समाप्त हो गया, तो चैपलिन ने अपनी फिल्में बनाने में ज्यादा आजादी और आराम की चाहत में एक स्वतंत्र निर्माता बनने का फैसला किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपना स्टूडियो बनाने में खुद को व्यस्त कर लिया। ये प्लांट हॉलीवुड के आवासीय क्षेत्र के मध्य ला ब्रेआ एवेन्यू में स्थित था। 1918 की शुरुआत में चैपलिन ने फर्स्ट नेशनल एग्जिबिटर सर्किट के साथ एक समझौता किया, जो विशेष रूप से उनकी तस्वीरों के प्रदर्शन के लिए बनाया गया एक नया संगठन था। इस नए समझौते के तहत उनकी पहली फिल्म अ डॉग्स लाइफ थी। इस निर्माण के बाद उन्होंने युद्ध प्रयासों के लिए एक राष्ट्रीय दौरे पर ध्यान केंद्रित किया, जिसके बाद उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सरकार ने लिबर्टी लोन अभियान को लोकप्रिय बनाने के लिए किया, द बॉन्डर। उनका अगला व्यावसायिक प्रयास युद्ध पर आधारित एक कॉमेडी फिल्म का निर्माण था। 1918 में एकदम सही समय पर रिलीज हुई शोल्डर आर्म्स बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता साबित हुई और चैपलिन की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ। शोल्डर आर्म्स के बाद उन्होंने सनीसाइड और ए डेज प्लेजर फिल्में रिलीज की, दोनों 1919 में रिलीज हुई। उसी साल अप्रैल में चैपलिन ने मैरी पिकफोर्ड, डगलस फेयरबैंक्स और D.W. ग्रिफिथ के साथ मिलकर यूनाइटेड आर्टिस्ट्स कॉर्पोरेशन की स्थापना की। B.B. हैम्पटन ने अपनी हिस्ट्री ऑफ द मूवीज में लिखा है, निगम को एक वितरक के रूप में संगठित किया गया था। प्रत्येक कलाकार अपनी अपनी निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता था और यूनाइटेड आर्टिस्ट्स को वितरण के लिए तैयार चित्र उसी सामान्य योजना के अनुसार देता था, जिसका पालन वे किसी ऐसे वितरण संगठन के साथ करते जिसका स्वामित्व उनका नहीं था। यूनाइटेड आर्टिस्ट्स के शेयर संस्थापकों में बराबर बांट दिए गए थे। इस व्यवस्था ने उद्योग में एक नई पद्धति की शुरुआत की।
अब तक निर्माता और वितरक की नियोक्ता होते थे जो सितारों को वेतन और कभी कभी मुनाफे का एक हिस्सा देते थे। यूनाइटेड आर्टिस्ट्स प्रणाली के तहत सितारे स्वयं अपने नियोक्ता बन जाते थे। उन्हें अपना वित्तपोषण स्वयं करना पड़ता था, लेकिन उन्हें निर्माता का मुनाफा मिलता था जो पहले उनके नियोक्ताओं को जाता था और प्रत्येक को वितरण संगठन के मुनाफे में से अपना हिस्सा मिलता था। नोट: नीचे दी गई प्रत्येक फिल्म पर टिप्पणियां डेविड रॉबिन्सन के लेखों से ली गई है। हम दृढ़तापूर्वक अनुशंसा करते हैं कि आप हमारे लिंक पर जाकर पूरा लेख पढ़ें, क्योंकि वे चैपलिन के जीवन और कार्य के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। द किड के सेट पर जैकी कूगन और चार्ली चैपलिन। हालांकि यूनाइटेड आर्टिस्ट्स के साथ अपनी जिम्मेदारियां संभालने से पहले चैपलिन को फर्स्ट नेशनल के साथ अपना अनुबंध पूरा करना था। इसलिए 1921 की शुरुआत में उन्होंने 6 रीलों वाली एक उत्कृष्ट कृति द किड प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने दुनिया के सबसे महान बाल कलाकारों में से एक जैकी कूगन को पर्दे पर पेश किया। बाद में 1921 में उनकी फिल्म द आइडल क्लास रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई। फिर अपनी चलचित्र गतिविधियों से पूरी तरह आराम की जरूरत महसूस करते हुए चैपलिन सितंबर 1921 में यूरोप के लिए रवाना हुए। लंदन, पेरिस, बर्लिन और महाद्वीप की अन्य राजधानियों में उनका जोरदार स्वागत हुआ। 1921 में लंदन में चैपलिन का स्वागत करती भीड़ एक लंबी छुट्टी के बाद चैपलिन हॉलीवुड लौट आए ताकि अपना फिल्मी काम फिर से शुरू कर सके और यूनाइटेड आर्टिस्ट्स के साथ सक्रिय रूप से जुड़ सके। यूए के साथ अपनी व्यवस्था के तहत चैपलिन ने 8 फिल्में बनाई, जिनमें से प्रत्येक फीचर लंबाई की थी और उनका क्रम इस प्रकार था। मास्टरपीस की विशेषताएं: पेरिस की एक महिला 1923, अ वुमन ऑफ पेरिस, चार्ल्स चैपलिन के करियर में एक साहसिक कदम था। 70 फिल्मों के बाद, जिनमें वे खुद हर दृश्य में नजर आए थे, अब उन्होंने एक ऐसी फिल्म का निर्देशन किया जिसमें वे बस कुछ सेकंड के लिए एक अनजान और पहचान से परे एक्स्ट्रा कलाकार, एक रेलवे स्टेशन पर दरबान के रूप में नजर आए। अब तक हर फिल्म एक कॉमेडी फिल्म थी। अ वुमन ऑफ पेरिस एक रोमांटिक ड्रामा थी। यह कोई अचानक आया आवेग नहीं था। चैपलिन काफी समय से एक गंभीर फिल्म के निर्देशन में हाथ आजमाना चाहते थे। 1925 चैपलिन आमतौर पर अपने काम को निजी जीवन से अलग रखने की कोशिश करते थे, लेकिन इस मामले में दोनों एक दूसरे से अविभाज्य और दर्दनाक रूप से जुड़े हुए थे। एक नई नायिका की तलाश में उन्होंने लिलिटा मैकमरे को फिर से खोजा, जिसे उन्होंने द किड में एक सुंदर 12 वर्षीय लड़की के रूप में काम पर रखा था। अभी 16 साल की भी नहीं हुई थी कि लिलिटा को अनुबंध पर रखा गया और उनका नाम बदलकर लिटा ग्रे कर दिया गया। चैपलिन ने जल्द ही उसके साथ एक गुप्त संबंध शुरू कर दिया और जब फिल्म की शूटिंग 6 महीने की थी, तब लिटा को पता चला कि वह गर्भवती है। चैपलिन को मजबूरन एक ऐसी शादी करनी पड़ी जिससे दोनों पार्टनर्स को दुख हुआ। हालांकि इससे उनके 2 बेटे हुए, चार्ल्स जूनियर और सिडनी चैपलिन। सकस 1928 द सकस ने चार्ल्स चैपलिन को उनका पहला अकादमी पुरस्कार दिलाया, जिसे तब तक ऑस्कर नहीं कहा जाता था। उन्हें ये पुरस्कार 1929 में पहले पुरस्कार समारोह में दिया गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि 1964 तक वे इस फिल्म को भूल जाना चाहते थे। इसकी वजह फिल्म नहीं, बल्कि उसके निर्माण से जुड़ी बेहद जटिल परिस्थितियां थी। चैपलिन को सकस के सेट पर तब दफनाया गया जब शूटिंग के 9वें महीने में स्टूडियो में आग लग गई, जिससे सेट और प्रॉप्स नष्ट हो गए। चैपलिन लिटा ग्रे के साथ अपनी शादी टूटने की पीड़ा से गुजर रहे थे और द सकस का निर्माण 20वीं सदी के हॉलीवुड के सबसे अशोभनीय और सनसनीखेज तलाकों में से एक के साथ हुआ, क्योंकि लिटा के वकीलों ने चैपलिन की प्रतिष्ठा को धूमिल करके उनके करियर को बर्बाद करने की हर संभव कोशिश की। मानो उनकी घरेलू परेशानियां ही काफी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि फिल्म हर तरह की तबाही के लिए तैयार थी। 1960 के दशक के अंत में इसे भूलने की कई सालों की कोशिश के बाद चैपलिन अपनी रचना के एक नए संगीत के साथ इसे फिर से रिलीज करने के लिए द सकस में लौट आए। ऐसा लग रहा था कि यह उस फिल्म के साथ उनके मेल मिलाप का प्रतीक था जिसने उन्हें इतना तनाव दिया था। सिटी लाइट्स 1931 सिटी लाइट्स चैपलिन के करियर का सबसे कठिन और लंबा काम साबित हुआ। जब तक ये पूरी हुई, उन्होंने इस पर 2 साल 8 महीने बिताए थे और लगभग 190 दिनों तक इसकी शूटिंग चली। हैरानी की बात यह है कि पूरी हुई फिल्म में इस मेहनत और बेचैनी का जरा भी एहसास नहीं होता। सिटी लाइट्स शुरू करने से पहले ही ध्वनि फिल्में मजबूती से स्थापित हो चुकी थी। यह नई क्रांति चैपलिन के लिए अन्य मूक सितारों से भी बड़ी चुनौती थी। उनका ट्रैम्प चरित्र सार्वभौमिक था। उनकी मूक अभिनय दुनिया के हर हिस्से में समझी जाती थी, लेकिन अगर ट्रैम्प अब अंग्रेजी में बोलने लगे तो दुनिया भर का दर्शक वर्ग तुरंत सिमट जाएगा।
चैपलिन ने साहसपूर्वक इस समस्या का समाधान किया और भाषण को नजरअंदाज कर और सिटी लाइट्स को उसी तरह बनाया जैसा वे पहले हमेशा करते आए थे, एक मूक फिल्म के रूप में। हालांकि उन्होंने सिटी लाइट्स के लिए संपूर्ण संगीत रचना करके प्रेस और जनता को चकित कर दिया। सिटी लाइट्स के प्रीमियर पर एल्बर्ट आइंस्टीन और उनकी पत्नी के साथ चैपलिन। ये प्रीमियर सिनेमा जगत के अब तक के सबसे शानदार प्रीमियर में से एक थे। लॉस एंजल्स में चैपलिन के मेहमान एल्बर्ट आइंस्टीन थे, जबकि लंदन में बर्नार्ड शॉ उनके बगल में बैठे थे। सिटी लाइट्स एक आलोचनात्मक सफलता थी। ऐसा लगता है कि चैपलिन के सभी संघर्षों और चिंताओं की भरपाई इस फिल्म ने कर दी, जो आज भी उनकी उपलब्धि और प्रतिष्ठा के शिखर के रूप में दिखाई देती है। आधुनिक समय 1936, चैपलिन इस नए युग की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं में गहराई से उलझे हुए थे। 1931 और 1932 में उन्होंने हॉलीवुड को पीछे छोड़कर 18 महीने की विश्व यात्रा शुरू की थी। यूरोप में वे राष्ट्रवाद के उदय और महामंदी, बेरोजगारी और स्वचालन के सामाजिक प्रभावों को देखकर व्यथित थे। उन्होंने आर्थिक सिद्धांत पर किताबें पढ़ी और अपना आर्थिक समाधान तैयार किया, जो आदर्शवाद का एक बुद्धिमानी भरा प्रयोग था, जो न केवल धन के बल्कि काम के अधिक न्यायसंगत वितरण पर आधारित था। 1931 में उन्होंने एक अखबार के साक्षात्कार में कहा, बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मशीनों से मानव जाति को लाभ होना चाहिए, इससे त्रासदी नहीं होनी चाहिए और न ही लोगों को बेरोजगार होना चाहिए। चैपलिन वेशभूषा से बाहर प्रसिद्ध फीडिंग मशीन दृश्य का अभ्यास करते हैं। मॉडर्न टाइम्स में चैपलिन ने अपने अवलोकनों और चिंताओं को हास्य में बदलने का बीड़ा उठाया। फिल्म क्रेडिट में एक फैक्ट्री वर्कर के रूप में वर्णित छोटा ट्रम्प अब उन लाखों लोगों में से एक है जो 1930 के दशक की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो 21वीं सदी की चिंताओं से बहुत अलग नहीं है। गरीबी, बेरोजगारी, हड़तालें और हड़ताल तोड़ने वाले, राजनीतिक असहिष्णुता, आर्थिक असमानताएं, मशीनों का अत्याचार, नशीले पदार्थ। महान तानाशाह 1939 में द ग्रेट डिक्टेटर लिखते समय चैपलिन दुनिया भर में हिटलर जितने ही प्रसिद्ध थे और उनके ट्रम्प किरदार की मूंछें भी वैसी ही थीं। उन्होंने अपनी प्रसिद्धि और हास्य को तानाशाह की प्रसिद्धि और बुराई के विरुद्ध खड़ा करने का फैसला किया। उन्हें, अगर उस समय के हिसाब से यही सही शब्द है, एक यहूदी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा से फायदा हुआ जो वे नहीं थे। उन्होंने कहा, मुझे ये सुख नहीं मिलता। फिल्म में चैपलिन दोहरी भूमिका निभाते हैं, एक यहूदी नायक जिसने प्रथम विश्व युद्ध में एक विमान दुर्घटना में अपनी याददाश्त खो दी थी और एक यहूदी विरोधी देश में जाने से पहले कई साल अस्पताल में बिताए थे, जिसे वह समझता ही नहीं था, और हिनकेल टोमनिया का तानाशाह नेता जिसकी सेनाएं डबल क्रॉस की सेनाएं हैं और जो दुनिया का सम्राट बनने की अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। चैपलिन का उद्देश्य स्पष्ट है और फिल्म नायक द्वारा दिए गए एक अप्रसिद्ध और मानवतावादी भाषण के साथ समाप्त होती है, जिसमें चैपलिन के ही शब्द हैं। यह विचार मूलतः ओरिसन वेल्स द्वारा सुझाया गया था, जो कि प्रसिद्ध फ्रांसीसी हत्यारे हेनरी डेसिरे लैंड्रू के जीवन पर एक नाटकीय वृत्तचित्र के लिए एक परियोजना थी, जिसे 1922 में फांसी दे दी गई थी, जिसने कम से कम 10 महिलाओं, 2 कुत्तों और 1 लड़के की हत्या की थी। चैपलिन इस विचार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वेल्स को इसके लिए $5000 दिए। 1941 में समझौते पर हस्ताक्षर हो गए, लेकिन चैपलिन को पटकथा पूरी करने में 4 साल और लग गए। इस बीच बहुप्रचारित और बदसूरत पितृत्व मुकदमे की झंझटों की भरपाई ऊना ओ नील के साथ उनकी शानदार सफल शादी ने कर दी थी। मॉन्सियोर वर्डॉक्स की शूटिंग के दौरान नर्तकियों के साथ चैपलिन और मार्था रे। 1940 के दशक के उत्तरार्ध में अमेरिका में शीत युद्ध का भय अपने चरम पर था और उदारवादी और मानवतावादी सहानुभूति रखने वाले एक विदेशी के रूप में चैपलिन राजनीतिक शिकारियों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य थे। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में चैपलिन के अंतिम और सबसे दुखी दौर की शुरुआत थी, जिसे उन्हें 1952 में निश्चित रूप से छोड़ना था। लाइमलाइट 1952, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अपने अगले विषय को चुनते हुए उन्होंने जानबूझकर अप्रिय समकालीन वास्तविकता से पलायन की कोशिश की। उन्होंने इसे अपनी युवावस्था की दुनिया की कड़वी मीठी यादों में पाया। 20वीं सदी की शुरुआत में लंदन के संगीत हॉलों की दुनिया, जहां उन्होंने पहली बार एक मनोरंजनकर्ता के रूप में अपनी प्रतिभा की खोज की थी। पुरानी यादों की इस गहरी परत के साथ चैपलिन ने आधी सदी पहले के लंदन को यथासंभव सटीक रूप से उकेरने की कोशिश की थी और फिल्म की तैयारी के नोट से यह स्पष्ट है कि कैल्वेरो के किरदार का बचपन चैपलिन के बचपन से काफी मिलता जुलता था। लाइमलाइट की कहानी एक ऐसे मशहूर संगीत हॉल कलाकार की जिसे अब कोई भी मनोरंजक नहीं पाता, शायद एक तरह के दुस्वप्न के परिदृश्य के रूप में आत्मकथात्मक भी रही होगी।
चैपलिन के बेटे सिडनी ने एक युवा प्रतिभाशाली पियानो वादक की भूमिका निभाई है, जो युवा बैलरीना के दिल के लिए कैलवेरो से प्रतिस्पर्धा करता है, और चैपलिन परिवार के कई अन्य सदस्यों ने भी इस फिल्म में भाग लिया था। जब चैपलिन अपने परिवार के साथ लंदन में लाइमलाइट के प्रीमियर के लिए नाव से यात्रा कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि उनके नैतिक मूल्यों और राजनीति से जुड़े आरोपों के आधार पर उनका अमेरिका में पुनः प्रवेश पास रद्द कर दिया गया है। इसलिए चैपलिन यूरोप में ही रहे और अपने परिवार के साथ स्विट्जरलैंड के कोर्सिया सुरवेवे में मनोइर दे बांध में बस गए, जहां से झील और पहाड़ों का नजारा दिखता था। कैलिफोर्निया से कितना अलग। उनके और ऊना के 4 और बच्चे हुए, कुल मिलाकर 8। ए किंग इन न्यूयॉर्क 1957, चार्ल्स चैपलिन और उनके बेटे माइकल, ए किंग इन न्यूयॉर्क 1957 में। अ किंग इन न्यूयॉर्क के साथ चार्ल्स चैपलिन पहले फिल्मकार थे जिन्होंने व्यंग्य और उपहास के माध्यम से 1940 और 50 के दशक के शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में व्याप्त व्यामोह और राजनीतिक असहिष्णुता को उजागर करने का साहस किया। चैपलिन को स्वयं उस समय की अमेरिकी दुर्दशा का कटु व्यक्तिगत अनुभव था। निर्वासन के बाद फिर से फिल्म निर्माण शुरू करना एक चुनौतीपूर्ण काम था। अब उनकी उम्र 70 के करीब थी। लगभग 40 साल तक उन्होंने अपने स्टूडियो और नियमित कर्मचारियों की एक टीम का आनंद लिया था, जो उनके काम करने के तरीके को समझते थे। हालांकि अब उन्हें अजनबियों के साथ महंगे और अरुचिकर किराए के स्टूडियो में काम करना पड़ रहा था। फिल्म इस तनाव को दर्शाती है। हांगकांग की एक काउंटेस चार्ली चैपलिन, मार्लन ब्रैंडो और सोफिया लोरेन का निर्देशन। 1966 में उन्होंने यूनिवर्सल पिक्चर्स के लिए अपनी आखिरी फिल्म अ काउंटेस फ्रॉम हांगकांग का निर्माण किया, जो उनकी एकमात्र रंगीन फिल्म थी जिसमें सोफिया लोरेन और मार्लन ब्रैंडो ने अभिनय किया था। ये फिल्म 1930 के दशक में स्टोरवे नामक एक परियोजना के रूप में शुरू हुई थी, जिसकी योजना पॉलेट गोडार्ड के लिए बनाई गई थी। चैपलिन एक जहाज के प्रबंधक के रूप में संक्षिप्त रूप से दिखाई देते हैं। चैपलिन के बेटे सिडनी की एक बार फिर एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और चैपलिन की 3 बेटियों ने फिल्म में छोटे छोटे किरदार निभाए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन पेटुला क्लार्क ने साउंड ट्रैक संगीत के गीतों के साथ 1 या 2 हिट रिकॉर्ड बनाए और संगीत आज भी बहुत लोकप्रिय है। पिछले साल का चार्ली चैपलिन और उनकी पत्नी ऊना मनोइर दे बांध में। चैपलिन की बहुमुखी प्रतिभा लेखन, संगीत और खेल जगत तक फैली हुई थी। उन्होंने कम से कम 4 किताबें लिखी, माई ट्रिप अब्रॉड, ए कॉमेडियन सीज द वर्ल्ड, माई ऑटोबायोग्राफी, माई लाइफ इन पिक्चर्स, और साथ ही अपनी सभी पटकथाएं भी लिखी। एक कुशल संगीतकार होने के बावजूद, उन्होंने स्वयं शिक्षित होने के बावजूद समान कौशल और क्षमता के साथ विभिन्न वाद्य यंत्र बजाए, वायलिन और सेलो बाएं हाथ से बजाते थे। वो एक संगीतकार भी थे जिन्होंने कई गीत लिखे और प्रकाशित किए, जिनमें शामिल है सिंग अ सॉन्ग विथ यू डियर इन बॉम्बे और देयर्स ऑलवेज वन यू कांट फॉरगेट, स्माइल, इटर्नली, यू आर माई सॉन्ग। साथ ही उन्होंने अपनी सभी फिल्मों के साउंड ट्रैक भी लिखे। चार्ल्स चैपलिन उन दुर्लभ हास्य कलाकारों में से एक थे जिन्होंने न केवल अपनी सभी फिल्मों ए काउंटेस फ्रॉम हांगकांग को छोड़कर कवितापोषण और निर्माण किया, बल्कि उनके लेखक, अभिनेता, निर्देशक और साउंड ट्रैक संगीतकार भी थे। 1977 में क्रिसमस के दिन उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवार में ऊना ओ नील के साथ उनकी अंतिम शादी से 8 बच्चे और लिटा ग्रे के साथ उनकी छोटी शादी से एक बेटा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्माइलिंग फेस।